सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। साथियों नमस्कार। आज विश्व रंगमंच दिवस है और आज हमारे साथ मशहूर रंगकर्मी और अभिनेत्री हेमा सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी नमस्ते। मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। 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 साथियों, इन दिनों हम लोग अज्ञे जी की 111वीं जयंती पर यह विशेष एकाग्र आयोजित कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की यह 22वीं कड़ी है और इसमें आज हम लोग हेमा सिंह जी के सौजन्य से उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी का पाठ सुनेंगे। वह कहानी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि भारत पाक विभाजन पर केंद्रित वह कहानी बार बार उल्लेख में आती है। आगे की वह कहानी शरणदाता आज हम स्वयं हेमा सिंह जी से सुनेंगे। साथ ही मित्रों, आप में से कई लोग जानते हैं कि किस तरह से हेमा जी और उनका पूरा परिवार रंगमंच, साहित्य और कला को लेकर समर्पित है। आज की इस चर्चा में आदरणीय रघुवीर सहाय जी की भी कई बातें होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दिनमान में अज्ञे के बाद उस बेहद महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन कार्य रघुवीर जी ने शुरू किया। अज्ञे जी के बाद वह जो परंपरा थी हिंदी पत्रकारिता की, उतनी स्तरीय परंपरा, उसका निर्वहन किस तरह से रघुवीर जी करते आए। तो आज अपने पिता रघुवीर सहाय जी के बहाने भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम जान सकेंगे हेमा सिंह जी की ओर से, और जिसमें निश्चय ही अज्ञे भी आएंगे। ऐसी कई और बातें होंगी और कार्यक्रम के अंत में इनके द्वारा हम उनकी कहानी का पाठ सुनेंगे। मगर क्यों नहीं, इसके पूर्व हम उन संस्मरणों की दुनिया में चलते हैं और उन्हें सुनते हैं। एक चीज और, जब अपने अपने अजनबी अज्ञे के बेहद विचार प्रवण उपन्यास अपने अपने अजनबी का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होता है, तो उसमें एक बड़ी और सशक्त भूमिका में हेमा सिंह जी हमें नजर आती हैं। अपने अपने अजनबी के उस नाट्य मंचन से जुड़ी भी कई बातें होंगी। और जब रघुवीर सहाय जी अज्ञे जी के गुजरने के बाद उनकी कविताओं पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बेहद रोमांचक और बेहद गंभीर कार्यक्रम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, तो उसमें भी किस तरह एक एक करके ये सभी लोग आते हैं और उनकी कविताओं का पाठ करते हैं, उसका संगीत बनाते हैं, और वे तमाम संस्मरण भी आज हम सभी के सामने आएंगे। तो मैं हेमा सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय हेमा सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपकी जनसुलभ पुस्तकालय की ये 22वीं कड़ी है और हम आदरणीय स्वर्गीय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की 111वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो आज के दिन मुझ जैसी रंगकर्मी को एक ये सुअवसर मिला है कि मैं एक महान साहित्यकार की कृति आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं, उसे पढ़ सकूं। एक रंगकर्मी होने के नाते उसे मैं कैसे पढ़ूंगी, ये मैं पढ़ सकूं, और इस तरह से साहित्य और रंगमंच का एक संगम हो और हम सब उससे आनंदित हों। अज्ञे जी, जिसे मेरा परिचय बचपन से था, पर बहुत बहुत
जिसे कहते हैं कि बार-बार मिलते रहें, वो इतना अच्छा अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, पर बहुत मधुर यादें हैं उनकी। एक तो ये कि दिवाली के दिन हम सब उनके घर जाते थे और उनका चाणक्यपुरी के आस-पास कहीं घर था और वो बाहर पार्क में बहुत लंबी मेज़ पर बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ और सब अनार वगैरह रखे होते थे और हम सब बच्चों को वो कहते थे कि चलो, इसको इसको जलाओ और हम उसको जलाते थे और उनके घर में एक बहुत बड़ा झूला था, जो हमें बहुत प्रिय था। हम उस झूले पे झूलते रहते थे और उनके बहुत बड़े घर में इधर-उधर घूमते रहते थे और जगह-जगह बड़ी चॉकलेटें रखी हुई होती थी या टॉफ़ियाँ रखी होती थीं, वो हम सब खाते रहते थे। अज्ञे जी ने एक बहुत सुंदर कॉमिक कैरेक्टर्स के खिलौने थे, मिकी माउस वो हम लोगों को दिए थे प्रेज़ेंट में और हमने उनके साथ बहुत समय लंबे समय तक खेला। अज्ञे जी के साथ एक और अच्छी याद है कि हम उनके घर में जब उनका गोल्फ लिंक्स में उनका मकान था, तो हम जाते थे तो ये बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और उस बागीचे में वो हर रोज़ एक वृक्ष का रोपण करते थे और फिर बताते थे कि देखो ये पारिजात है, ये गुड़हल है, ये कदम्ब है। इस तरह से उन्होंने अपने घर के आस-पास अ, वृक्षों का रोपण किया था और उनकी बाकायदा एक क्यारी नहीं बनाई थी। उन्हें इधर-उधर लगाया था ताकि वो एक अपने एक अनगढ़ रूप में बढ़े और एक बहुत सुंदर-सा एक जंगल ऐसा उनके घर के आस-पास बन जाए। और इसी तरह से उनके घर में किताबें भी बहुत ही सुंदर ढंग से रखी रहती थी। जैसे बड़े-बड़े रैक्स थे, उनमें किताबें वो रख देते थे और फिर जब उनका मन चाहता था तो वो उन उन रैक्स को कभी सीधा खड़ा कर देते थे, तो कभी लिटा देते थे और बाद में मुझे समझ में आया कि हमारे घर में भी कुछ वैसे ही रैक्स थे, जिन्हें मेरे पिता स्वर्गीय पिता कभी खड़ा कर देते थे, कभी लिटा देते थे और उनमें किताबें रखी रहती थी। अभी भी वो घर पर हैं और मैं भी अपने घर में पुस्तकें रखने के लिए वैसे ही रैक बनवाना चाहती हूँ। उनकी कृतियों से मेरा एक अ, बहुत अच्छी मुलाकातें हुई हैं। उनके देहांत के बाद वो स्वर्गीय पिता रघुवीर सहाय जी की कविता वाचन को बहुत पसंद करते थे। तो उनके ना रहने पर इला जी ने पिता से आग्रह किया कि वो उनकी कविताओं का एक आवृत्ति का एक प्रोग्राम बनाएँ। तब पापा ने उन कविताओं की आवृत्ति की और उसे बहुत तरीके से उन कविताओं को रखा। बोलना उसका थोड़ा-सा नाटक बनाना या उसे अ, कविता को गाने के रूप में अ, पूर्णिमा की चाँदनी सोने नहीं देती, इस तरह के गाने उसमें मैं, मेरी बहनें हम मेरा भाई सब हम लोग उसमें शामिल हुए थे और वो बहुत सुंदर अवसर था। पर उससे भी एक और बड़ा अवसर मिला जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रिपर्टरी कंपनी में काम करती थी। तब देवेंद्र राज अंकुर जी जो कि कहानी के रंगमंच के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, वो आए और उन्होंने हमारे साथ उनके एक उपन्यास अपने-अपने अजनबी को प्रस्तुत करना चाहा। अब वो उपन्यास को नाटक में करना और उस तरह से करना कि वो नाटक का एक रूप ना ले, वो उपन्यास ही बना रहे। तो हम उसको करने में बहुत उलझे और उसमें मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि उसमें 2 ही मुख्य पात्र हैं सेल्मा एक बूढ़ी स्त्री और एक बहुत यंग लड़की योके जो कि हिमस्खलन हो जाता है और वो एक पहाड़ी में एक घर के अंदर बंद हो जाती है और अपने ही सामने सेल्मा जैसी अम, बूढ़ी जो महिला है उसको मरते हुए देखती है और उसको कैंसर है। तो वो जो लड़की है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये उसके सामने कोई मृत्यु हो और वो भी कि ये भी कि एक एक दर्शन को लेकर चलता है वो अपने-अपने अजनबी। उस समय इला जी भी आईं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की कि उसको नाटक बनाने में और उस पूरे उपन्यास के दर्शन को समझने में। मुझे जो अब अभी याद आ रहा है, बहुत बहुत लंबा समय बीत गया है, 88 की बात है शायद जब रिपर्टरी ने इसको करा था। उसमें मुझे ये समझ में आया कि हम सबका एक अजनबी होता है
और वो अजनबी होता है जब हमारी मृत्यु होती है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ मरेंगे, कब हमारा देहावसान होगा। तो वो जो व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो हमारा अजनबी होगा। तो योके जो है वो देख पाती है कि बूढ़ी महिला सेल्मा जो है उसके सामने मृत्यु पाती है और वो उसको दफनाती है और उस बर्फ से दबे हुए मकान के अंदर वो घुटन में रहती है और फिर वो जो बाहर आती है तो वो अब जब बड़ी हो जाती है एक फिर आगे की कहानी बनती है कि उसमें वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है और कहती है ये मेरा अजनबी है और इसके सामने मैं मरूंगी और वो जहर खा लेती है और वो उसके सामने मरती है और कहती है ये मेरा अजनबी। तो ये एक बहुत सुंदर दर्शन को लेकर चलता हुआ उपन्यास था जिसको जिसको करना हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था और सबसे ज़्यादा इसलिए भी था कि वो पूरा उपन्यास जो है उसमें काफ़ी कुछ डायरी के पन्ने हैं। जो योके जो है वो हर रोज़ एक डायरी लिखती है कि मैं इस तरह से आज का दिन इस तरह से बीता, आज का दिन इस तरह से बीता, आज का इस दिन इस तरह से बीता। तो उसको एक रंगकर्मी होने के नाते, एक अभिनेत्री होने के नाते करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको एक मोनोलॉग्स की तरह से तब्दील करना था। तो साहित्य और रंगमंच के बीच में बड़ी आना-जाना हो रहा था और शायद मैं उसे पता नहीं अच्छे ढंग से कर पाई या नहीं, पर मैं उसे फिर भी कर पाई और उसके पीछे पिता रघुवीर सहाय का साहित्य का एक बहुत बड़ा जो उन्होंने हमें अच्छा वातावरण दिया था, उसने हमें बहुत मदद की। ये देखिए वो तस्वीर है जो हमारे नाटक की है, ये इसमें योके हूँ, मैं अभिनेत्री के रूप में और मेरे साथ प्रतिमा काज़मी जी हैं जो कि सेल्मा का रोल करती थी। ये बहुत सुंदर नाटक था और इसमें कोई म्यूज़िक नहीं था और ये समझिए कि पूरा का पूरा उपन्यास मैंने याद कर लिया था क्योंकि वो था ही इस तरह से कि सेल्मा ये योके ही उसको बता रही है। कुछ कुछ एक पोर्शन जो है वो सेल्मा का है जब उस फ्लैशबैक में जाता है। पर पर वो इतना सुंदर अनुभव था और आज अर्पण जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक कहानी का पाठ करूँ और आज मैं उनकी एक अलग विधा कहानी के साथ रूबरू हो रही हूँ और मैं पहले ही आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़ी-सी थकी हुई हूँ क्योंकि मैं कुछ बाहर काम कर रही थी। पर मैं इस लालच को रोक नहीं पाई कि मैं पढ़ूँ इस कहानी को, तो मैं पढ़ूँगी और बहुत कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे ढंग से पढ़ सकूँ, एक रंगकर्मी की तरह कि पर बहुत क्षमा के साथ इसको पढ़ना चाहूँगी। कहानी है शरणदाता और ये कहानी जो है ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की कहानी है। पर ये विभाजन की कहानी नहीं है, ये मानवता की कहानी है कि आदमी में जब मानवता होती है, तब वो किस तरीके से आगे बढ़कर अ, मदद करता है लोगों की और किस तरह से मदद करता है। अ, कभी चुपचाप, कभी चेतावनी देकर, कभी अपनी दुर्बलता को हटाकर अ, और ये एक ऐसा दर्शन है जो मेरे ख़्याल से शाश्वत है, जो हर समय हर व्यक्ति के अंदर रहता है। मानवता तो है ही हमें जब तक हम जीवित हैं, मानव जीवित है तब तक मानवता रहेगी और ये कहानी आज भी बहुत अ, मुझे बहुत समसामयिक लगती है और इसका असर बहुत होता है। तो आपके सामने मैं ये कहानी पढ़ती हूँ। पर एक घूँट पहले जी, पानी स्वागत। का जी, जी धन्यवाद। शरणदाता कहानी का नाम है। ये एक संवाद से शुरू होती है। ये कभी हो ही नहीं सकता देवेंद्र लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था। चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, ये कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए,
आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फ़िज़ा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुबह की नज़र से देखता है और ख़ाम-ख़ाह दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह हैं, पर बाहर से आने-जाने वालों का क्या ठिकाना है जी? आप तो देख ही रहे हैं कैसी-कैसी वारदातें हो रही हैं। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, "नहीं साहब, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई कोई बात है भला कि आप घर-बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगज़ी हो जाएँ? हम तो आपको नहीं जाने देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी का फ़र्ज़ मानता हूँ कि वो माइनॉरिटी की हिफ़ाज़त करे और उन्हें घर छोड़-छाड़ कर भागने ना दे। अरे हम पड़ोसी की हिफ़ाज़त ना कर सके, तो मुल्क की हिफ़ाज़त क्या ख़ाक करेंगे? और और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो ख़ैर बात ही क्या, पंजाब में ही कई हिंदू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना चाहिए, आपकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी मेरे सर बस। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे-धीरे एक-एक करके खिसक गए थे। होता ये कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी, क्या सलाह बढ़ाई है आपने? और वे उत्तर देते, अच्छी सलाह क्या है बढ़ानी है, यहीं रह जाएँगे, देखी जाएगी। और शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल जी देखते कि वे चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में ये परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे-मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक-एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वे भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब ये तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई ही, तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी ना आए, वहीं रहे। रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु ये व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे दिन ही सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले ले और उनके साथ उनके घर चले चले। ये बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था ही नहीं। गहना छल्ला सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज्यादा फैलाव उन्होंने किया नहीं था। यूं गृहस्थ को अपनी गिरस्ती की हर चीज कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहां जा पहुंचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी दम घोटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, ये दिन भी था देखने को और आजादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है
उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देविंदर लाल घर से बाहर तो निकल ही ना सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते। काम करने का वातावरण तो था ही नहीं। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते, देवेंद्र को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देवेंद्र ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का स्वर भी है, जिसे वो नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था। जहां तहां लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, ये प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जावें, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने बीच में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वो और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर ही पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा के चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देविंदर लाल को अचानक लगता कि वो और रफीकुद्दीन ही गलत हैं, जो कि बैठे हुए हैं जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वो अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास के एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके जा सके। और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहां तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचाए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया। आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपने बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे बाद तक बातें हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देविंदर लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफी, गद्दारी, इस्लाम।
वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनके बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूं कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिया और कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी और फिर वो सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया, बोले, आप खुशी से ना जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? अरे धमकियां देते रहे और क्या। फिर भी क्या धमकी? धमकी की भी, धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके ना मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूं, मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूं, कहीं निकल ही जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं और गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज ही चला जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाह कर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जावेंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं नहीं, ये नामुमकिन की बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ यही कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिप कर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में ही रहेंगे। वहां पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला खां के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद ये ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसकी एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें ताला भी लगा दिया गया, तब थोड़ी देर बेहद बुद्धि खड़े रहे। ये है आजादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद दे रहे थे, क्योंकि वे आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज, हाँ ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का कबाड़ बंद कर रखने से कोठरी में नहीं आएगी दुर्गंध। नहाने का कोई सवाल ही नहीं, पानी शायद मुंह हाथ धोने को काफी हो जाया करेगा। कोठरी, हाँ ठीक है, रोशनी नहीं है, पढ़ने लिखने का सवाल नहीं उठता, पर काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आ जाती है,
क्योंकि आंगन की एक ओर सामने के मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है, बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके। लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, ये तो ध्यान ही न रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो का चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना पड़ेगा, चुप। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। ये भी ना हो तो कोठरी में मकड़ी चींटी का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, ये उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आजाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं। धूपेन धापयामा लाल चंदन रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी। हाँ, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ 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 आओ, पर वो वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूं वो 2 वक्त के लिए काफी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान लगाया कि शेख साहब का लड़का होगा। वो बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन उससे पूछा था कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अमन हुआ है कि नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, ये सोचकर वे डर कर खा लेते थे और बाकी बिलार को देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती। रात घनी आती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया को देखते, कभी दूर से कबूतर की गुटर गूं सुनते थे, और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजें वे पहचानने लगे थे, और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनानी सी आवाज थी, शेख साहब की बीवी। एक और तीखी जनानी आवाज थी, जिसके स्वर में वय का खुरदुरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था, जो प्राय पहली आवाज की जेबू जेबूनी पुकार के उत्तर में सुनाई देता था, और इसलिए वो शेख साहब की लड़की जेबुन्निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाजें भी सुन सुन पड़ती थी। एक तो आबिद मियाँ की, जो शेख साहब का लड़का हुआ, और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है। और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज तो शेख साहब की है। इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जेबो की आवाज से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वो विनीत भी थी इसलिए। मन ही मन वे जेबुन्निसा के बारे में अपने ओहा-पोह को रोमानी खेलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वो ये भी सोचते थे कि क्या ये आवाज भी लोगों में फर्का परस्ती का
जहर भरती होगी, भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहां लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। ये बात ठीक ही है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में सभी लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज किस हाथ की बनी होगी, भरोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदुरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद ज़ेबुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन में कि एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया था, तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए भी अपने अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर एक दो फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में कागज की पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ छिटक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों के बल खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क में कुछ नहीं कहा, सुन न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटते रहा, सैबू 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 सैबू। थोड़ी देर बाद वो फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। ये उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहां से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, ज़ेबू के पिता के। पर कुत्ता यहां कहां है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सरकी। अरे, बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वो लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वो घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो वे मेरे साथ, वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, सुनो सुनो, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। लो खाओ खाओ खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वो सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वो बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वो सर्वथा खाद्य है। यूं बिल्ली बड़ी मछली खा ले, जिसे इंसान न खाए वो बात और है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही।
फिर धीरे-धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। मर गया, मर गया, मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वो कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती हैं। आजादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी कि विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद आकर उन्होंने ट्रंक खोला। एक बार सरसरी निगाह से सब चीजों को देखा, फिर ऊपर के खाने में से 2 एक कागज, 2 एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को तीख जाती है और वो पूर्णता का आनंद पा लेता है। घटना की संगति मानवता पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसलिए मानव को सहसा नहीं दिखती। इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वो बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्हें लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुंच जाएं। अप्पा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और ये भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ ये इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफ़िज़। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख अताउल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज गूंज गई, ज़ेबू, ज़ेबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाले बिलार की वो दर्द भरी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी, उन्होंने चिट्ठी की छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा जी, इस बेहद प्रभावी कथा पाठ के बाद
कहने को कुछ बचता नहीं है। तो आपका जितनी बहुत-बहुत धन्यवाद। जितनी महत्वपूर्ण यह कहानी है, उतना ही प्रभावशाली यह पाठ रहा। हम लोग अपनी कमजोरियों को जानते समझते हैं और कोई लेखक, कोई युग प्रवर्तक, रचनाकार उन कमजोरियों को हमारे सामने लाकर रख देता है। फिर वे कमजोरियां किसी भी पक्ष की हों, किसी भी धर्म, जाति, नस्ल की हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि अज्ञे अपनी इस कहानी में कितनी बारीकियों में जाते हैं। जी, आजादी की आकांक्षा और उसके साथ मिले विभाजन के दंश को और उस पूरे परिदृश्य को, उस पूरे पलायन को, लाखों की संख्या में इधर से उधर, उधर से इधर लोगों के आने जाने को, हिंसा को, जिस तरह से उसके बीच की अंतर्कथाओं को और मनुष्यों के भीतर के जो अपनी कहीं न कहीं उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उसको उकेरते हैं। मनुष्य के भीतर का जो वहशीपन है, वह भी यहाँ पर सामने आता है और उसका अपना अंतर्द्वंद भी आता है। हुँ, शरणागत चाह करके भी उस बिलार को वह भोजन नहीं देना चाहता है, मगर उसे देना पड़ता है। तो ऐसे कई मार्मिक प्रसंग इस कहानी में हैं और इसलिए यह कहानी एक युगांतरकारी कहानी है। मगर मित्रों, यहाँ जैबू जैसे चरित्र भी हैं जिनसे आशा बंधती है, जिनसे जी, जीवन आगे बढ़ता है, जिनसे कोई बच जाता है। तो आज की कड़ी में इतना ही। हेमा जी, जी। आपका गला खराब है, आप लगातार व्यस्त रहीं, फिर भी आपने समय निकाला और इतना सुंदर पाठ, इतनी तैयारी के साथ यह पूरा वाचन संभव हो सका, संपन्न हो सका। आपका बहुत-बहुत आभार। मैं आपका आभार क देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं गे जी की कहानी को आप सब लोगों को सुना सकूँ, ये बहुत बड़ा सुअवसर था मेरे लिए। धन्यवाद। जी, शुक्रिया और सभी मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। गे पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।